इस वीडियो में हम लोग एमबीडी गाइड के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग सभी चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है और ये हमारा लास्ट चैप्टर भी है। तो लास्ट चैप्टर का नाम हो गया हमारा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ये निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। देखिए, दुनिया के सबसे अच्छा शासन प्रणाली में से लोकतंत्र का नाम आता है। दुनिया में बहुत सारे शासन प्रणाली है, उन्हें सभी शासन प्रणाली में से अच्छा शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र उसी देश में सफल होगा जहाँ की नागरिक विवेकपूर्ण तरीके से आपस में क्या करें, सहभागी निभाए। लोकतंत्र को सफल तभी बनाया जा सकता है जब वहाँ के नागरिक सही तरीके से मिल करके लोकतंत्र में भागीदारी दे। जैसे चुनाव में वो लोग जातीय धर्म को न देख करके सही में योग्यता के आधार पर अगर वो चुनाव में प्रत्याशी को चुन रहे हैं तो वो लोग लोकतंत्र में सही तरीक़े से विवेकपूर्ण भागीदारी दे रही है और इसी के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। सेकेंड है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है। ये रहा है 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन की बात करें तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में और 74वां की बात करें तो यह हुआ था 1993 ईस्वी में। इसमें क्या व्यवस्था किया, तो इसमें पंचायती राज संस्था की व्यवस्था किया गया। तो ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था की व्यवस्था किया गया और 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरीय संस्था की व्यवस्था किया गया। तो पंचायती राज संस्था कहे तो 73वां, नगरीय संस्था कहे तो 74वां। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है और विशेष मनोवृत्ति है, यानी तीनों के तीनों कथन सत्य है। लोकतंत्र से हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया था, तो लोकतंत्र की परिभाषा सबसे अच्छा अब्राहम लिंकन ने दिया था और ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। देखिए, लोकतंत्र के मार्ग की बहुत सारी बाधा है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा की बात करें तो सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। क्योंकि अगर देश में शिक्षा नहीं होगा तो लोग अपने मताधिकार यानी कि वोट का प्रयोग सही से नहीं कर पाएगा। लोग के पास जब शिक्षा आ जाता है तब लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मतदान करते हैं। आज भी देखिएगा, भारत के राजनीति में जाति और धर्म के नाम पर के ज़्यादा वोट दिया जाता है। तो ऐसे अवस्था में लोकतंत्र को सफल नहीं माना जाता है। जब सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षित होने के अलावा जब विवेकपूर्ण तरीक़ा से काम करें तब लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के मार्ग की बाधा तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा की बात करें तो अशिक्षा होगा। इसके अलावा अशिक्षा भी लोकतंत्र की बाधा है, बेरोजगारी भी लोकतंत्र की क्या है, बाधा है, गरीबी भी लोकतंत्र की क्या है, बाधा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। देखिए, चौथा पांचवा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। भारत में लोकतंत्र की सफलता क्या बाधा है, तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के अशिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है, यानी कि तीनों के तीनों लोकतंत्र की सफलता में बाधा बने हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बाधा अशिक्षा को माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसमें लोकतंत्र को सशक्त बनाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि गरीबी दूर करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ये भी चुनौती है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाना ये लोकतंत्र के अभी सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए, तो केंद्र एवं राज्य में बेहतर संबंध होना चाहिए। केंद्र और राज्य में अगर बेहतर संबंध नहीं होगा तो उस देश के नागरिकों का विकास नहीं हो पाएगा और देश एक तरीक़ा से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि देश कोई भी एक निर्णय सही से नहीं ले पाएगा, जिसका नतीजा यह होगा कि वहाँ के जो नागरिक है वो नागरिकों के जो विकास क्रम में वो रुक जाएगा।
नेक्स्ट है, किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। देखिए, बिहार की बात करें तो उससे पहले दुनिया में सबसे पहले बिहार में ही गणतंत्र की स्थापना हुआ था। बिहार में वैशाली जो ज़िला है, उस वैशाली ज़िला में लिच्छवी नामक गणतंत्र की स्थापना हुआ था और यह दुनिया के सबसे पुराना गणतंत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, चूँकि हम लोग आज से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6 BC के मतलब ईसा मसीह के जन्म से 6 साल पहले उस समय हम लोग के द्वारा यानी कि बिहार के लोग के द्वारा लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो जड़ है वो बिहार में शुरू से ही गहरी रही है। नेक्स्ट है, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पल्लवित पुष्पित होने का मौका दिया। तो जब भी गौरवपूर्ण क्रांति की बात है उसका संबंध ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से हो जाएगा। तो गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध कहाँ से? ब्रिटेन से है। यह हुआ था 1688 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रांति जब हुआ राजा को हटा दिया गया और राजा को हटाने में एक भी रक्त के बूंद नहीं गिरा, तो रक्त के एक कतरा भी नहीं गिरा और शासन में बदलाव हो गया, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? पहला करा है लोकतंत्र में सुदृढ़ आधार पर आधारित होना। देखिए, चुनौती की बात कर रहा है तो लोकतंत्र में सुदृढ़ आधार पर आधारित होना, गैर लोकतांत्रिक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आधार तैयार करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार को चुनौती। यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। याद रखिएगा, लोकतंत्र में सुदृढ़ आधार पर आधारित होना। फिर करा कि गैर लोकतांत्रिक राज्य में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आधार तैयार करना, यानी कि जिस भी देश में लोकतंत्र नहीं है, जैसे कि आप देखते हैं वर्तमान समय में अभी म्यांमार देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। सऊदी अरब में देखिएगा तो वहाँ पे राजशाही है। अफ्रीका के बहुत सारे देश में देखिएगा तो वहाँ पर आपको सैनिक शासन मिलेगा। तो वैसे स्थानों पर लोकतंत्र की स्थापना करना है, लेकिन उससे पहले आधार तैयार करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक इसमें से पंचायती राज संस्था है। उसमें पहला हो जाएगा पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था लागू हुआ था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है, दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। तो कितना देशों में नहीं है? तो वर्तमान समय की बात करें तो 1/4 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। देखिए, ज़्यादातर आप अफ्रीका देश में जाएंगे तो अफ्रीका जो महादेश है वहाँ के अनेक देशों में सैनिक तानाशाह है। इस वजह से देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे देश निकले हुए 1/4 ऐसा देश बन जाता है जहाँ पर सैनिक शासन या राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना अभी भी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या जी? मीडिया पर नियंत्रण लगाए? बिल्कुल नहीं, मीडिया पर नियंत्रण लगाएंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण? बिल्कुल, जब भी हम कोई कानून बनाएंगे तो कोशिश करना है कि उस कानून में समय दर समय उसमें सुधार भी करते जाए, ये बिल्कुल सही होगा। बूथ की छापमारी का मतलब हो गया कि हम जब वोट करने जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स है और उसी में हम लोग क्या करते हैं जी, अपने वोट को शामिल करते। मतलब कि पहले जो चुनाव होता था वो चुनाव होता था एक पंपलेट पर। अब यह पंपलेट है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के नाम लिखा होता है, उसमें यहाँ पर चुनाव चिन्ह होता है, फिर मोहर लगा करके इस कागज़ को मोड़ करके इस बॉक्स में डाला जाता था। लेकिन जब बाहुबली नेता प्रकार के जब आते थे, यानी बहुत पहले के समय में कुछ इलाका ऐसा हुआ करता था जहाँ पर कोई नेता जो बाहुबली टाइप का होता था वो पूरे इसी बॉक्स को लूट लेता था और बाद में समझे कि चुनाव के नतीजे में परिवर्तन कर देता था। तो जब भी बूथ छापेमारी होगा इसका मतलब है लोकतंत्र वहाँ की कमज़ोर है। आर्थिक असमानता जहाँ भी होगा वहाँ पे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। यानी कि कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधन बहुत है, यानी कि उसके पास संसाधन बहुत है, यानी कि अमीरी बहुत है, और उसी में कोई ऐसा भी इलाका होगा जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहता हो। तो जब ऐसा स्थिति हुआ कि किसी के पास खूब ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास बहुत ही कम संपत्ति है, तो आर्थिक असमानता कहलाता है और ये लोकतंत्र की कमजोरी है, न कि लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो कानून है वह कानून ऐसा बनाए
जिससे समाज में क्या हो और देश में सुधार हो। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो एक देश है स्विट्जरलैंड। इसी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, यूरोप में यह पड़ता है, यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश है और इसकी जनसंख्या भी कम है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है यहाँ पे जब कोई कानून बनाने की बात होता है तो जनता डायरेक्ट अपने द्वारा ही कानून बना लेती है। जबकि आप बात करेंगे अमेरिका के, जर्मनी के, फ्रांस के और इंडिया के, तो इन देशों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। अतः यहाँ पर जनता अपना प्रतिनिधि को चुनती है और यही प्रतिनिधि बाद में देश के लिए कानून बनाती है। इंडिया में डायरेक्ट जनता कानून नहीं बनाती है। इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलेगा। देखिए, दुनिया में अधिकांश देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, नाम मात्र के, जिससे अपवाद में स्विट्जरलैंड आता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और जगह भी क्या है, बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत कम है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 33% सीट आरक्षित है। या कहेगा आपको तो 1/3 हो सकता है, 1/3, नहीं तो ऑप्शन में देगा 33% तो 33%। ये दोनों बात याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पंचायती राज संस्था केवल एक ऐसा संस्था है जिसे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया? 33%। या पूछेगा बटा में तो 1/3। लेकिन बिहार 50% आरक्षण देने वाला भारत के पहला राज्य बना। तो इंडिया के संविधान में तो 33% है, लेकिन बिहार कितना दिया है? तो बिहार 50% आरक्षण प्रदान किया है और ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बना। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1956 ईस्वी में। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। भारत में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग बना था अधिनियम बना था 56 में। फिर से ध्यान देंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 53 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। फिर 1956 में ही व्यवस्था किया गया कि भारत में जो भी राज्य होगा उन राज्यों का गठन किसके आधार पर किया जाएगा? तो भाषा के आधार पर किया जाएगा। और 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया। फिर बाद में जैसे ही आंध्र प्रदेश के बारे में पता चला, अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग करने लगा। फिर बाद में आप देखेंगे तो गुजराती बोलने वाला एक अलग राज्य बना लिया जिसका नाम गुजरात पड़ा, मराठी बोलने वाला एक अलग राज्य बना लिया जिसका नाम महाराष्ट्र पड़ा और ये दोनों बना था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ये बहुत ही ढीली होती है, बहुत ही ढीली होती है। गठबंधन सरकार का मतलब क्या है कि जब कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल, तो जब किसी राजनीतिक दल को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो बहुमत नहीं जब मिलता है तो ये सरकार नहीं बना पाएगी। अतः 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिल करके बहुमत प्राप्त कर लेती है और बहुमत जब प्राप्त करके सरकार बनाती है तब ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे ध्यान देंगे, भारत में लोकसभा के 545 सीट है, तो पहले चुनाव होता था 543 पर, लेकिन वर्तमान समय में अब चुनाव होगा 545 पर। अब बहुमत कितना पे प्राप्त होता है? तो बहुमत प्राप्त होता है 50% प्लस 1 से, 50% प्लस 1 से। तो जब आप 545 के 2 से भाग दीजिएगा तो लगभग में आ जाए कितना? आपको 2 से भाग देगा तो देखिए 2, 7 और 3, क्योंकि 5 है तो 5 को हम पूरा 3 मान के चलेंगे, 6 मान के चलेंगे, क्योंकि आदमी को तो आधा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में किसी भी पार्टी को अगर 274 सीट मिलेगा तो 274 सीट मिल जाएगा, यानी कि उस पार्टी के पास आ गया बहुमत और यह बहुमत वाला जो पार्टी है वो सरकार बना लेगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक दल 274 सीट प्राप्त नहीं किया, कोई पार्टी 200 सीट प्राप्त किया, कोई 50 प्राप्त किया, कोई 25 प्राप्त किया, कोई 20 प्राप्त किया, कोई 10 प्राप्त किया, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल बहुमत नहीं प्राप्त किया है। अतः इस स्थिति में कई पार्टी मिल करके जब सरकार बनाती है तो ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। चूँकि गठबंधन सरकार में बहुत सारे दल शामिल होते हैं, तो अलग अलग विचारधारा के दल जब शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या होगा, आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा ही होगा। अतः प्रशासन पर उसका पकड़ क्या पड़ता है? ढीली पड़ जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल 543 है, लेकिन अभी की बात करें तो अब वर्तमान में 545 हो गया है। पहले देखिए लोकसभा के, समझिएगा, लोकसभा की सीट कितना है? 545, लेकिन निर्वाचन कितना पे होता था? तो निर्वाचन पहले होता था 543 पर और 2 सदस्य को राष्ट्रपति
दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ये 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने वाला सिस्टम था वो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 545 सदस्य को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर 543 ही लगा कर आएंगे। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो यह कितना सीट प्राप्त था? ये 202 सीट प्राप्त था, 202 सीट प्राप्त था। नेक्स्ट है, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो संसद में 33%। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संसद की बात हो रहा है। तो संसद में 33% आरक्षण देने के प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव है, मंजूरी नहीं मिला है। अभी संसद में 15% से 15% से भी कम महिला के क्या है, भागीदारी है संसद में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है, कब हुआ था? 2020 में चुनाव हुआ था। कितने साल पर होता है? तो 5 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे एवं सरकार के बीच। लिट्टे एवं सरकार के बीच। लिट्टे के मतलब क्या हुआ? तो लिट्टे के मतलब ध्यान से सुनेंगे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, यह लिट्टे का फुल फॉर्म हुआ। श्रीलंका पहले इंग्लैंड के उपनिवेश था और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, मतलब ये ब्रिटेन से। जब आज़ाद हुआ तब श्रीलंका अपने यहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया, सिंहली भाषा। लेकिन श्रीलंका में तमिल भाषा के लोग भी बहुत दिन से रह रहा था, लेकिन तमिल भाषा लोगों को अधिकार नहीं दिया। अतः तमिल भाषा के लोग एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसका नाम हुआ लिट्टे, और यह लिट्टे सरकार के खिलाफ में काम करती है, क्योंकि जब तमिल लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया गया तब वह नाराज होकर के लिट्टे नामक ग्रुप बनाया और यह सरकार के विरोध में कार्य करती है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, जागरूक होते हैं। देखिए, किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम बनाया गया है सन 2005 में, और इसके द्वारा आप अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया गया है 2005 ईस्वी में। इससे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? इसका संबंध चिली देश है। चिली देश से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल आगस्तो पिनोशे। आगस्तो पिनोशे, ये जो आगस्तो पिनोशे है, यह चिली देश में सैनिक शासन स्थापित किया था। याद रखेंगे, चिली देश में सैनिक शासन स्थापित किया था, क्योंकि आगस्तो पिनोशे जो था वह जनरल था, जनरल मतलब सेना के प्रमुख था, पर यह चिली के जो राष्ट्रपति था उसकी हत्या करके सैनिक शासन स्थापित किया था। बाद में मिशेल बैसेले चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद अगस्ते पिनोशे को हरा देता है। तो ये मिशेल बैसेले बाद में चिली के राष्ट्रपति बनती है सन 2006 में। पोलैंड में याद रखिएगा एक व्यक्ति का संबंध है लेक वालेसा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेक वालेसा का संबंध कौन देश से है? तो लेक वालेसा का संबंध पोलैंड देश से है। और घाना देश कौन पूछा जाए तो नाम याद रखिएगा, लामे एनक्रुमा। लामे एनक्रुमा, इसका संबंध किससे है? तो लामे एनक्रुमा का संबंध घाना देश से है। फिर से सुनेंगे, मिशेल बैसेले का है तो मिशेल बैसेले का संबंध चिली से। पोलैंड के कहे तो लेक वालेसा। घाना के कहे तो लामे एनक्रुमा। और आंग सांग सूकी का है, आंग सांग सूकी का है तो इनका संबंध म्यांमार से है। नेक्स्ट है, मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो ये बोलिविया के बने, बोलिविया के। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वह कौन देश था जहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर के जन संघर्ष हुआ था? तो बोलिविया देश में पानी की कीमत के वृद्धि के लेकर के जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? सबको पता है बिहार राज्य में अवस्थित था। राजा विशाल के द्वारा लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना किया गया, बिहार के वैशाली में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? ये बताएं, बोलिविया में। मोरालेज बोलिविया के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो यह मान्यता मिला था सन 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था।
1928 में ही याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बना था और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था। नेक्स्ट है मिली जुली सरकार में संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है? अपनी इच्छा को लादना यह असंभव नहीं है, क्योंकि सबकी सरकार है मिला जुला, इसलिए अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, उसमें सबके सहमति से ही नियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी। स्थानीय सरकारें कैसी होगी? जब मजबूत होगी। तो जब स्थानीय सरकार मजबूत होगी तभी जाकर लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र मजबूत होगी। नेक्स्ट है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो मतदाताओं की संख्या टोटल 71 करोड़ है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद। जैसे अगर सभी इंडिया के लोग अपने अपने क्षेत्रवाद अपने अपने इलाके से ही ज़्यादा प्रेम करने लगेगा तो उससे अलगाववाद की नीति होगा। जैसे बिहार के लोग, यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग, ये सभी अपने खास क्षेत्र से ही लगाव रखना शुरू कर देंगे। दूसरे इलाके के लोग के साथ सही से अगर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वही बाद में अलगाववाद के कारण बनेगा। नेक्स्ट है नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली थी? ये चली थी 240 वर्ष। सन 2006 ईस्वी में नेपाल में राजशाही खत्म हो गया और लोकतंत्र की क्या किया गया? स्थापना किया गया। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट था हमारा पॉलिटिकल साइंस उसको कवर कर चुके हैं। इससे पहले के हम लोग वीडियो में हिस्ट्री के भी जितना ऑब्जेक्टिव था एमबीडी गाइड के उसे भी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपदा प्रबंधन इस सबको कवर करेंगे। फिर हम लोग साइंस पे आएंगे। जैसे एमबीडी प्रकाशन के ये जो ख़त्म हो जाएगा हम लोग किसी अन्य प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।